बिहार के चुनाव सिर्फ और सिर्फ सियासत का खेल नहीं है, बल्कि ये ग्रहों का भी खेल है। बिहार की पॉलिटिक्स भारत पे बहुत बड़ा असर डालने वाली है। नीतीश कुमार की कुंडली इस बार क्या कह रही है? सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे सर। बिहार में मोदी जी अपने सम्राट चौधरी जी का बर्थ चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन अब इनका उल्टा टाइम शुरू होने वाला है। क्या कह रहे हैं अगले 6 महीने देश के लिए? अभी सूर्य का साल है। इकोनॉमी में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रहने वाली है। बिहार की जनता इस बार चाह रही है क्या बदलाव? बिहार में बहुत क्लियर है, मैं बहुत क्लियर हूँ, चाहे कोई हो या ना हो, कि बिहार में मोदी जी रुकने नहीं वाले और आगे बढ़ने वाले हैं। राहुल गांधी के सितारे क्या कह रहे हैं बिहार इलेक्शन को लेकर? योगी जी केंद्र में आएंगे। हेलो एंड वेलकम, द आकांक्षा शो देख रहे हैं आप। और आज का ये एपिसोड रहने वाला है बिहार चुनाव के प्रेडिक्शंस पर, क्योंकि बिहार के चुनाव सिर्फ और सिर्फ सियासत का खेल नहीं है, बल्कि ये ग्रहों का भी खेल है। इस बार किसके सितारे पलटने वाले हैं, सब कुछ आज समझने की कोशिश करेंगे और नेताओं की कुंडली भी खोलेंगे। जो बड़े बड़े बिहार की राजनीति के नेता हैं, उनकी कुंडली भी खोलने वाले हैं कि क्या इस बार तख्ता पलट होने जा रहा है या फिर इस बार क्या होने वाला है, किसकी कुंडली क्या कहती है, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। किसके सितारे क्या कह रहे हैं, सब कुछ आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ इस खास शो में रहने वाली है एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। बहुत स्वागत है नितिशा जी आपका। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही कि क्या होने वाला है इस बार बिहार में, क्या कह रही है प्रेडिक्शंस? देखिए, बिहार की अगर हम न्यूमरोलॉजिकली निकालते हैं तो 2 नंबर आता है और 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है। यानी बिहार की पॉलिटिक्स भारत पे बहुत बड़ा असर डालने वाली है, भारत की केंद्रीय सरकार पर भी। और बिहार एक ऐसा स्टेट है जो बहुत कुछ सहने भी वाला है इस इलेक्शन में, क्योंकि अगर हम जंत्री में लिखी हुई बात करें, सूर्य ही राजा सूर्य ही मंत्री की बात करें, तो ये इस बार बहुत बड़े बड़े जो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे वो बिहार इलेक्शन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अपकमिंग जो सबसे पहले इलेक्शन आएगा वो बिहार इलेक्शन ही आएगा और इसमें बहुत बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट सिर्फ इलेक्शन को लेकर के नहीं, जनता को लेकर के भी इस बार बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो अभी अगर कुछ नेताओं की कुंडली को समझ लेते हैं, और नीतीश कुमार की कुंडली इस बार क्या कह रही है? जी, तो नीतीश कुमार की कुंडली हम लोग देख लेते हैं। और नीतीश कुमार के लिए मैं क्लियर ये कहना चाहूँगी, इनके लिए मैं बहुत क्लियर हूँ और बहुत टाइम से क्लियर हूँ कि इस बार इनकी कुंडली में कोई राजयोग बचा नहीं है और इनकी शक्ति भी क्षीण हो चुकी है। ओके। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कमाल कर पाएंगे और ये किसी भी पद पर रहेंगे, और क्योंकि इनकी मानसिक और शारीरिक हालत भी अब अच्छी नहीं लग रही है। तो बिहार की राजनीति में नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब इनका उल्टा टाइम शुरू होने वाला है। नीतीश कुमार जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है अब 1 मार्च 1991, 1:20 और ये बिहार के हैं। और इनके बर्थ चार्ट में मुझे नहीं लगता कि अब ये सीएम या किसी पद पर होंगे। ओके। लेकिन उपराष्ट्रपति के पद पर इनके नाम की काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। चर्चा चल रही है, लेकिन अब इनके पास राजयोग का टाइम बचा नहीं है। अच्छा। तो ये कहीं पे नज़र नहीं आने वाले। और इनका जो लग्नेश है वो भी मानसिक और फिजिकल दोनों हेल्थ को बहुत डाउन दिखा रहा है। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली अगर बिहार के लिहाज से हम समझने की कोशिश करें या पूरी बीजेपी को एक बार देखने की कोशिश करें तो क्या लग रहा है? तो मोदी जी की अगर हम बर्थ चार्ट की बात करते हैं तो मोदी जी का बर्थ चार्ट देखिए पहले ही बहुत स्ट्रांग है और वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो सबसे स्पेशल कुंडली भी इनकी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल नीचे से उठकर ऊपर तक आए हैं। तो ये बहुत स्पेशल कुंडली है और उनका मंगल बहुत स्पेशल है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2026 और 25 में ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस इनके लाइफ में आने वाले हैं। इनके ऊपर बहुत सारा विद्रोह भी होगा, क्योंकि इनकी बहुत सी चीज़ें पे लोग जनता आवाज़ भी उठाएगी। अच्छा। लेकिन इनकी कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कोई इनको हटाने नहीं वाला, क्योंकि अभी सितंबर में आएगा इनका जन्मदिन और ये 75वां जन्मदिन होगा। तो बहुत सी बातें भी उठ रही हैं कि शायद वो आगे रहे या ना रहे। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पे जाने वाले हैं या वो हटने वाले हैं। हाँ, हेल्थ को लेकर के मुझे थोड़े से डाउनफॉल इनके नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमने देखा कि इन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली है, कोई ऑफ नहीं लिया, कभी बीमारी की कोई सूचना नहीं मिली।
तो हाँ, इनको हेल्थ संबंधी दिक्कतें इस जन्मदिन के बाद से आएंगी। तो बिहार इलेक्शन में इनका कोई इम्पैक्ट दिख रहा है इनके कुंडली का? बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि मोदी जी का बर्थ चार्ट हर इलेक्शन में देखा जाता है। चाहे हम दिल्ली इलेक्शन की बात करें या बिहार की या आने वाले उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे भी इनका बर्थ चार्ट देखा जा रहा है और बहुत क्लियर है कि बिहार में मोदी जी अपने नाम का झंडा फहराएंगे, यानी बीजेपी आएगी। ओके। और बीजेपी की भी अगर आप बर्थ चार्ट देखते हो ना, बीजेपी भी बहुत डोमिनेटिंग हो रहा है इस बार बिहार इलेक्शन में। अच्छा। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी सीटें निकालेगा, लेकिन चैलेंजेस के साथ सीटें निकालेगा। ओके। और एनडीए को अगर हम देखते हैं तो एनडीए नीतीश कुमार की पार्टी से मिलके बना है, और नीतीश कुमार के जो लोग हैं वो कुछ कांग्रेस की तरफ भी जाएंगे और कुछ भाजपा की तरफ भी आएंगे, यानी नीतीश की पार्टी को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अच्छा, बीजेपी भी हम कह सकते हैं ग्राफ थोड़ा सा बढ़ सकता है, बट इतना कोई खास करिश्मा नहीं कर पाएगी क्या? जीतेगी तो भाजपा ही, आएगी तो भाजपा ही, यही अच्छा। करिश्मा है, लेकिन बहुत बड़े उस पे नोट पे नहीं जाएगी। तो फिर तेजस्वी यादव क्या करेंगे, उनके सितारे क्या कह रहे हैं? तेजस्वी यादव की कुंडली देखिए बहुत अच्छी है। क्रिकेटर रह चुके हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं, मैच बहुत अच्छा खेलते थे, क्रिकेट में बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की कुंडली में अभी राजयोग नहीं है कि वो सत्ता पर पूरा पूरा अपना वो चला सके। तो मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव अभी कुछ कर पाएंगे। यानी अभी इस साल उनके लिए कोई बढ़िया खुशखबरी कोई नहीं है। बढ़िया खुशखबरी नहीं है। और मैं इसमें क्लियर भी करना चाहूँगी कि लग्नेश पंचम भाव में है, भाग्येश द्वितीय भाव में है। यह दशा जो इस समय इनकी चल रही है वो अनुकूल नहीं है। अच्छा। तो हम दशा भुक्ति पर ही काम करते हैं ना, कि आपकी दशाएं कैसे चल रही। कुंडली तो अच्छी है, पर दशा क्या चल रही है। यानी राजनीति चुनौतियां इनको अभी बहुत तंग करने वाली हैं। और कर्मेश इनके चतुर्थ भाव में है। अब कर्मेश इनके चतुर्थ भाव में जाकर फायदा तो बहुत पहुंचा रहे हैं। देखिए, नेम फेम बहुत अच्छा मिल रहा है इनको, पार्टी के लोग बहुत पसंद करते हैं, जनता बहुत पसंद करती है, और बहुत एम्बिशियस भी हैं, लीडरशिप क्वालिटी बहुत है इनमें, क्योंकि सिंह लग्न का चार्ट है। और आपको बता दूं, ट्रम्प जी का भी सिंह लग्न का चार्ट है, वो भी बहुत एम्बिशियस है। तो एम्बिशियस ये भी है, लेकिन इस इलेक्शन में दशा भुक्ति के जो ग्राफ मुझे मिल रहा है वो तेजस्वी जी के लिए बहुत ज़्यादा प्रदर्शन अच्छा नहीं मिल रहा मुझे। कुछ और भी चेहरे देख लेते हैं बिहार की सियासत के। सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं उनकी? हाँ, डिप्टी सीएम है। और पहली बात तो मैं इनके लिए और बोलना चाहूँगी कि ये केयरलेस बहुत है। अच्छा। इनकी जो बर्थ चार्ट है वो बता रही है कि ठीक है, मैं देख लूँगा, हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत है जिसके कारण उनको आगे इस समय हम लोग सीएम की कुर्सी पे नहीं देख पा रहे। हाँ, इन फ्यूचर ये सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे ज़रूर। तेजस्वी यादव? हाँ जी। ओके। तेजस्वी यादव जी की कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन हमने क्या देखा कि शुरुआत में वो अपनी फैमिली के बिजनेस से या व्यापार से हटके उन्होंने अपना एक पाथ चुना। तो वो चैलेंजेस लेने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन केयरलेस बहुत है। और अभी राजनीति में केयरलेस की जगह नहीं बची है, क्योंकि चाहे हम भाजपा की बात करें, एनडीए की बात करें, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टीज हैं जो बहुत कुछ करिश्मा दिखा सकते हैं। तो मुझे इस बार इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि मुझे लग रहा है कि ये अभी और बातों में फंसेंगे या स्कैंडल्स में फंस सकते हैं, या इनके ऊपर कोई विरोध उत्पन्न हो सकता है। ओके। तो इनकी दशा भुक्ति इनके फेवर में नहीं है। अब जैसे कि आपने नाम लिया सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी, प्रशांत कुमार, बहुतों का बर्थ चार्ट है मेरे पास। सम्राट चौधरी, हाँ जी, 16 नवंबर 1968। मूल इनका जो मूलांक है वो 7 है और भाग्यांक 6 है। और जो कुंडली मुझे मिली है, सम्राट चौधरी जी का बर्थ चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मुझे ये लगता भी है कि ये कमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इनकी भी दशा भुक्ति इतनी कंफर्टेबल नहीं है कि ये सीएम तक पहुंच पाए। तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छे पद पे तो रहेंगे इस बार, नो डाउट, लेकिन सीएम हो ये नहीं मुझे लगता। ओके। तो सीएम पद इनका बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। अच्छा। और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, ये इनकी क्वालिटीज़ है। लेकिन अभी सीएम के पद तक नहीं जाने वाले, क्योंकि ये अपने कंफर्ट जोन को त्यागते नहीं हैं। ये अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे। और अभी कंफर्ट जोन में रहकर ये सीएम के पद तक जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपने देखा कि ये जो इनको ठीक लगता है, ये मेरा कंफर्ट जोन है, ये वहीं पे खेलते हैं, ये बाहर नहीं निकलते अपने कंफर्ट जोन से। तो मुझे अभी इस बार 2025 के इलेक्शन में, क्योंकि नवंबर में है, मुझे चांसेस नहीं लगते।
और अभी हम कह सकते हैं जुलाई से अगर हम देखें नवंबर, तो अभी 5 से 6 महीने का वक्त हम कह सकते हैं। लेकिन अभी क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान की कुंडली कुछ कमाल कर पाएगी, क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव भी इस वक्त दिख रहे हैं बिहार के इलेक्शन में? जी, अब चिराग पासवान की कुंडली की बात करते हैं तो चिराग पासवान की कुंडली भी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कुंडली है और सीएम की कुंडली दिख रही है ये, लेकिन 2025 की नहीं। ओके। क्योंकि अभी इनकी जो राजयोग वाली महादशा है वो आनी बाकी है। आप बिना राजयोग के महादशा के पहले कुछ भी भोग नहीं सकते, तो अभी तो इनका स्ट्रगल का टाइम है और ये स्ट्रगल करेंगे। अच्छा, कुछ टाइम अभी स्ट्रगल करना। और चिराग पासवान जी अभी एकदम, देखिए, एक ऐसी पार्टी है जो अन्य पार्टियों में आ रही है ना, एक मूल पार्टी तो अभी बिहार की नहीं बन पाई है। हाँ, इनका असर बिहार के जनता पर देखने को मिलता है क्योंकि कुंडली बहुत मजबूत है। लेकिन इस बार के सीएम के लिए चिराग पासवान जी का भी बर्थ चार्ट मुझे कुछ कमाल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ओके। विपक्ष के कुछ और नेता ले लेते हैं, अगर आप बता पाएं। प्रशांत किशोर, क्योंकि वो भी काफी इस वक्त एक्टिव है बिहार के इलेक्शन को लेकर। जी, उनकी कुंडली क्या कह रही है? किशोर जी की बात करूं तो इनके जो लग्नेश हैं वो मंगल हैं और ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में गुरु हैं और शनि इनके रेट्रोग्रेड होके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। केतु और शुक्र की युति बना के छठे में है। शुक्र की महादशा और शनि का अंतर्दशा इनकी चल रही है। अब शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा बहुत क्लियर है कि कुछ भी गुड न्यूज़ नहीं मिलने वाली है। ओके। तो और अभी ये रहेगी नवंबर में भी, इस महादशा को मैं देख पा रही हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग ये इस बार रहने वाले हैं, जबकि इनका सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग है, मीन राशि में पंचम भाव में बैठा हुआ है, अमावस का बर्थ है इनका। तो राजनीति पोजीशन प्रशांत कुमार किशोर जी की बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पार्टी तो चलेगी बहुत टाइम तक। हाँ। तो आगे ये बहुत अच्छे नेता बन के बाहर भी आएंगे, बहुत अच्छे पदों पर भी विराजमान रहेंगे, लेकिन अभी होने वाले इलेक्शन में ये मुझे नहीं दिख रहे। अच्छा, तो मुझे लगता है इनमें से तो फिर कोई भी फेस नहीं बचा है सीएम के लिए, तो हम ऐसे ही मानेंगे जैसे एमपी, राजस्थान, एकदम सरप्राइजिंग कोई फेस इस बार? बिल्कुल, अगर हम बिहार का बर्थ चार्ट देखते हैं और मोदी जी का बर्थ चार्ट देखते हैं तो बिल्कुल सरप्राइजिंग ही रहने वाला है। कुछ नया नाम, कुछ युवा नाम निकल के आएगा। ओके। बिहार की राजनीति में क्योंकि जंत्री भी मेरे पास है और अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हम देखते हैं तो जंत्रियों में भी एक क्लियर मेंशन है कि सितंबर के बाद जो ग्रहण लग रहे हैं उसमें हमारे देश में उपद्रव मचना, आतंकवाद हमले होना और जनता का सड़कों पे आना, ये होगा। ये नवंबर में तो बहुत क्लियर है कि बिहार की राजनीति के लिए भी लिखा गया है कि बिहार में ये सब होने वाला है। अच्छा जी। तो सितंबर में जो मेंशन किया गया है ये जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, गोवा, गुजरात, ऐसी स्टेट्स पे लिखा गया है, ऐसे शहरों में लिखा गया है। लेकिन नवंबर में बहुत क्लियर लिखा गया है कि नवंबर जो मंथ आएगा वो अक्टूबर नवंबर स्पेशली बिहार की राजनीति के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। ये बहुत क्लियर लिखा गया है। यहाँ पे अग्निकांड होना, भूस्खलन होना, जो उत्तरी पूर्वी इलाके हैं हमारे, वहाँ पे भूस्खलन होने की चांसेस बनेंगे और बिहार में भी बहुत सारे राजयुद्ध, कलेश, उपद्रव मचने के चांसेस बनेंगे। तो बिहार इलेक्शन हमें जो लग रहा है कि बहुत ईजिली घटित होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस सरकार को देखने पड़ेंगे, तब ये इलेक्शन हो पाएगा, अगर नवंबर में होता है तो। अब आपने एक नई दिशा की तरफ हमारी इस डिस्कशन को बढ़ाया है, तो अगले 6 महीने की मैं आपसे कुछ बड़ी भविष्यवाणियां जानना चाहती हूँ। क्या कह रहे हैं अगले 6 महीने देश के लिए? देश के लिए कहने से पहले तो मैं बिहार के लिए कहूँगी, बिहार बहुत चैलेंजेस वाली स्थिति में पहुँच गया है। एक चीज़ आप और नोट करिए कि बिहार से सबसे ज़्यादा लोग निकल के अलग अलग शहरों में बट चुके हैं, ठीक है, लेकिन उनका वोट बैंक यहाँ पे भी चल रहे हैं, बॉम्बे, महाराष्ट्र, दिल्ली, नोएडा, और वहाँ पे भी चल रहा है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आप जहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हो, आपका वोट बैंक वहाँ पे हो जाता है उत्तरदायी। आप वहाँ पे नहीं रह रहे हो, लेकिन वो अपना वोट डालने वहाँ जाते हैं। और बिहार बहुत सांप्रदायिक चीज़ों को लेकर के बहुत माना जाता है। वो ये नहीं सोचता कि उसके स्टेट के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो संप्रदाय देखता है। तो मुझे लगता है कि अब बिहार के जो जनता है उन्हें थोड़ा सा और मानसिकता को खोलकर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए कि आपके लिए ठीक क्या है।
अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो योगी जी ने जो चेंजेस लाए हैं वो हमने कई सालों बाद देखे हैं। आज नोएडा में हम लोग आराम से घूम पा रहे हैं, और यहीं पे कुछ साल पहले नोएडा में औरतों को निकलने से डर लगता था। चैन स्नेचिंग होना, छेड़खानी होना, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें हमें सुनने को मिलती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो बिहार की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि इस बार इलेक्शन के समय उनको किसको चुनना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है, बिहार की जनता इस बार चाह रही है क्या बदलाव, अगर बिहार के मूड से समझने की कोशिश करें? देखिए, बिहार की जनता बहुत, क्योंकि बिहार का जो मूलांक आता है वो मुझे मिल रहा है 2 नंबर पे। अच्छा, ठीक है, तो ये बहुत मिली जुली है। हाँ, ये सारी सुविधाएं भी चाहती है और ये अपनी सांप्रदायिकता को भी आगे रखती है। क्योंकि वहाँ पे हम लालू जी की पार्टी को अगर देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से हाइट पे रही है, और विधानसभा के पिछले इलेक्शन में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया था। तो वो उस पे हाइट पे रखती है। अच्छा, अगर बीइंग एस्ट्रोलॉजर तेजस्वी यादव है, या फिर अभी आपने कई और फेसेस का जिक्र किया, प्रशांत किशोर है या चिराग पासवान भी है, राजयोग अभी नहीं है लेकिन उसके बाद है, बीइंग एस्ट्रोलॉजर कोई सजेशन आप इनको अभी देना चाहेंगे क्या? बिल्कुल देना चाहूँगी कि आप लोगों के बर्थ चार्ट में जो स्पेशली मैं नाम ले रही हूँ, हाँ। तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, किशोर जी हैं, इनको मैं कहना चाहूँगी अभी आपका टाइम तो नहीं आया। तो अभी आप एक स्ट्रगल के फेज में हो, जहाँ पे आपको काफ़ी मेहनत करनी चाहिए और समझना चाहिए कि बिहार की राजनीति को और बिहार की जनता को चाहिए क्या। क्योंकि अभी अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री देख रहे हैं या बहुत सी और चीज़ें देख रहे हैं, वो इतनी परिपक्व नहीं है बिहार की। लेकिन बिहार एक बहुत बड़ा स्टेट है, इसलिए इसका इलेक्शन केंद्र सरकार पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाता है, क्योंकि बहुत बड़ा जनता, अगर हम इसका कुल वो देखते हैं एरिया और पब्लिक देखते हैं तो बहुत बड़ी जनता वहाँ पे रहती है, और एरिया वाइज भी बहुत बड़ा है। ठीक है, अब क्योंकि अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं देश के अंदर। अभी हमने उत्तराखंड में देखा, आपदा आ गई, उससे पहले हमने अहमदाबाद वाला इंसिडेंट देख लिया, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, अमेरिका के साथ का वॉर देखा, राइट, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो अभी ये साल स्टार्टिंग से कुछ खास नहीं रहा है, बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए लेकर आया है। अभी आपको आने वाला टाइम किस तरह का दिख रहा है? देखिए, मुझे तो लगता है कि 2025 तो एक ट्रेनिंग दी जा रही है ग्रहों के द्वारा हमको। अच्छा, क्योंकि अभी सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, स्पेशली सितंबर में ग्रहण आएगा। जुलाई में मंगल ग्रह चेंज होगा, जो कन्या राशि में जाएगा, और कन्या राशि में जाके वो शनि के बिल्कुल 180 डिग्री पे आ जाएगा। और शनि और मंगल द्वंद्व दोष बनाते हैं, यानी द्वंद्व पैदा होंगी, और ये द्वंद्व राजनीति में भी देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ बिहार की जनता के लिए नहीं बोल रही हूँ, पूरे भारत में आप देखोगे कि बहुत सारा द्वंद्व पैदा होगा, लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे बुध भी अस्त हो जाएंगे। तो बहुत से डिसबैलेंस की स्थितियां आगे बनने वाली हैं। और जल तत्व की राशि बहुत एक्टिव है, आप देखेंगे कि क्योंकि अभी गुरु भी आद्रा नक्षत्र में चल रहा है, सूर्य भी आद्रा नक्षत्र में चल रहा है, तो जल से बनी जो आपदाएं हैं वो बढ़ेंगी। और ये सिर्फ अभी अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात नहीं है, ये पूरा ही साल हम देखेंगे कि भूस्खलन होना, जल से संबंधित आपदाएं होना, ये होंगी। और जो हमने हवाई जहाज का एक वो देखा, ये मुझे लगता है कि 2025 के एंड में या 2026 की शुरुआत में ये फिर से ऐसी कोई दुर्घटना होगी, चाहे वो बड़ा प्लेन हो या इससे छोटा हो, लेकिन ये होगी ज़रूर। ओके, तो अभी पॉलिटिकली स्टार्ट करते हैं। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में राजनीति एक नई दिशा में आगे बढ़ जाएगी, कुछ बड़े बदलाव आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा उपराष्ट्रपति की तरफ से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अभी कुछ और चेंजेस भी लगते हैं? देखिए, पहले तो मैं क्लियर करूं कि ये साल जो है वो सूर्य ही राजा है और सूर्य ही मंत्री है। तो फाइनेंशियली तो भारत बहुत आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि राहु भी कहाँ चल रहा है? कुंभ राशि में। कुंभ राशि में जब राहु चल रहे हैं हमारे भारत की, क्योंकि अगर हम भारत की कुंडली देखते हैं तो वृषभ लग्न का बर्थ चार्ट बनता है। तो यहाँ पे जनता क्या चाहती है कि जनता सब पैसा कमाना चाहती है, जनता आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन जब 2026 आएगा, तब जो विक्रम संवत आएगा 1983, तब गुरु राजा होंगे और मंत्री होंगे मंगल, तब परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। इस साल हम क्या देखेंगे कि बहुत से नेता जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं,
और युवा बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे इस साल। लेकिन अगले साल क्या होगा, क्योंकि गुरु दिमाग नहीं लगाता, आप जानते हो, वो ज्ञान का देवता है, वो नॉलेज को बढ़ाता है। और मंगल क्या करता है, वो सेनापति प्लैनेट है, वो अपनी भूमि भवन को संभालता है। तो नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है कि वॉर्स तो होंगे, क्योंकि आने वाला जो समय है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये पाकिस्तान फिर से कोई आतंकवादी हमला करेगा। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम देखा, वैसा एक हमला अभी होने वाला है। ओके। फिर उसके बाद एक एग्रेसिव आंसर जाएगा भारत से। तो अभी वॉर रुकी नहीं है। जो हमें लग रहा है कि वॉर तो रुक चुकी है, बट वॉर रुकी नहीं है। और 2026 में जाकर के हम देखेंगे कि ऐसी वॉर्स कम हो रही हैं, क्योंकि अब हमारा भारत नॉलेज की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन आक्रमण करने से बचेगा नहीं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान 2026 में फिर कुछ कर पाएगा, वो करता रहेगा। अभी बहुत से उनकी तरफ से हरकतें होना बाकी हैं और भारत उनको अभी बहुत सॉलिड जवाब देगा। और मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कहीं जाने वाले हैं। चाहे वो फ्रंट पे खेले और चाहे वो बैकफुट लेके पीछे पर्दे के पीछे एज अ डायरेक्टर खेले, लेकिन खेलने तो मोदी जी ही वाले हैं। क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी ने बहुत क्लियर किया है कि मैं डरूंगा नहीं और ना मैं डरने दूंगा। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्होंने बहुत एग्रेसिव आंसर दिया है, जो बहुत सॉलिड रहा, और आगे भी वो ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। लेकिन आपको अभी क्या लगता है, कोई युवा नेता भी उभर कर आएगा क्या देश की राजनीति में? जी बिल्कुल, ये तो होगा ही होगा। ये 2025 और 2026 में आप बहुत सी जगहों पे युवा नेताओं को देखेंगे। इनफैक्ट बिहार की राजनीति में भी, क्योंकि अभी सूर्य का साल है और आने वाला साल गुरु और मंगल का रहेगा। तो वहां पे दो ही आपको नेता मिलेंगे, या तो बहुत ज्यादा एज के, या तो बिल्कुल यूथ। यहाँ पे हम देख रहे हैं मिडिल नेता थोड़े कम होंगे, या पार्टियां छोड़ के इधर उधर बिखरेंगे। तो युवा नेता बिहार इलेक्शन में भी हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, कोई नया चेहरा शायद बिहार इलेक्शन में आएगा हमारे सामने। यानी पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन हमारे ख़राब हैं ही, और आने वाले टाइम में और भी ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन अमेरिका के साथ भी अभी हमारे रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कुछ इस तरह की चीज़ें कर देते हैं, तो आने वाला वक्त क्या कह रहा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के अगर आप बर्थ चार्ट देखते हो तो सिंह लग्न का बर्थ चार्ट है, ठीक है, और अमेरिका का भी सिंह लग्न का बर्थ चार्ट है, और केतु अभी अभी सिंह राशि में आया है और राहु आया है कुंभ राशि में। तो हमें जो दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे साइड है या नहीं है, ये तो एक तरह से ये है कि उनको भी नहीं पता कि उनको भी करना क्या है। वो तो सिर्फ अपना फायदा एकदम से सोचते हैं और कोई भी एक्शन ले रहे हैं। बेसिकली अभी वो खुद नहीं जानते कि वो क्या करना चाहते हैं, वो किसके मित्र हैं और किसके मित्र नहीं हैं। क्योंकि गुरु जब भी आद्रा नक्षत्र में आता है ना, तो जो बड़े नेता होते हैं वो गलत डिसीजन लेते हैं। अगर हम पहले जाते हैं तो इंदिरा गांधी जी के समय में एक केस हुआ था जहाँ पे साधुओं को गौ हत्या करवा के साधुओं को मरवाया गया था। वहाँ पे भी ये चीज़ें हुई थी। तो अभी जो ट्रंप का जो माइंड सेट चल रहा है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि वो चाहते क्या हैं। अभी और टाइम के बाद आप देखोगे कि वो भारत से और ज़्यादा दोस्ती या बहुत ज़्यादा एकदम विपरीत स्थितियों में खड़े होते हुए नजर आएंगे। तो उनको समझ पाना अभी आसान नहीं है, और ना उनकी दिमाग को समझ पाना है, क्योंकि अभी वो ऐसी हरकतें करेंगे कि हो सकता है वो अगेंस्ट चले जाए और हो सकता है वो साथ चले जाए। तो ये चीज़ें अभी अप एंड डाउन ट्रंप की एनर्जी में देखने को मिलेगा इस साल। लेकिन कुछ बड़ा करने नहीं वाले, क्योंकि वो एंड में हमसे ही आगे हाथ मिलाएंगे। और अभी भी तो पीएम की कहाँ वो बुराई करते हैं। अभी भी वो भले ही एक्शंस तो ले रहे हैं, बट उनको ना तो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और ना ही वो पीएम के अगेंस्ट बोल पा रहे हैं। कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि अभी उनको क्लियर ही नहीं है कि उनको चाहिए क्या और करना क्या चाहते हैं। वो तो बस पॉलिटिक्स खेलते हैं कि बस कैसे किसी को चुप किया जाए और कैसे किसी को अपने साथ खड़ा किया जाए। और हमारे मोदी जी किसी से झुकने नहीं वाले, क्योंकि उनका भी वृश्चिक लग्न का बर्थ चार्ट है। और जब भी कोई प्लैनेट लग्नेश नीच का हो या उच्च का हो, वो बहुत स्ट्रांग कंडीशन में चला जाता है। क्योंकि अगर आपका प्लैनेट नीच का है तो उसको तब भी डर नहीं है कि ठीक है इससे बुरा क्या होगा भाई। तो मोदी जी डरने तो नहीं वाले। अच्छा, अब इकोनॉमी के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ, क्योंकि हम फोर्थ बड़ी इकोनॉमी तो हो ही चुके हैं, अभी आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में किस तरह की अर्थव्यवस्था रह सकती है हमारे?
मैं वही कह रही हूँ, अभी सूर्य का साल है, इकोनॉमी में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन 2026 में जब गुरु और मंगल आएंगे तो हमारी इकोनॉमी डगमगाएगी। लेकिन हमारा देश तब भी विश्व गुरु के लिए आगे बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि नॉलेज का जो देवता है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी वो भारत में ऐसे ऐसे काम करवाएगा जो भारत को और ज्यादा मजबूत करे। भले ही हमारी अर्थव्यवस्था उस समय कमजोर होगी, लेकिन अब फिर उसके अगले साल यहाँ से हमारी अर्थव्यवस्था और ज्यादा स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। तो ये भारत का एक ऐसा चरम सीमा पे पहुंच रहा है जहाँ पे वो आगे ही बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश की इलेक्शन हो या बिहार इलेक्शन हो, ये सब बहुत बड़े चैलेंजेस लेके आ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के लिए तो मैं एकदम बहुत वो क्लियर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, आएगी भाजपा सरकार ही। अच्छा ठीक है, ये पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस भी हो गई और इकोनॉमिक भी। लेकिन एक बात बताइए, अभी हम बहुत जगह ऐसी चीज़ें देख रहे हैं। आप हिमाचल ले लीजिए, आप उत्तराखंड ले लीजिए, जगह जगह प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो अभी आपको लग रहा है कि आने वाला जो पूरा का पूरा ये अभी फेज़ बचे 6 महीने का, ये और भी कठिन हो सकता है इस लिहाज से अगर देखें हम? जी, अभी भूस्खलन होना, पानी भरना, बाढ़ आना, बादलों का फटना, ये सब तो होगा ही होगा। और मैंने भी जंत्री में भी आपको पढ़ा है कि पंजाब में सितंबर अक्टूबर में आतंकवादी हमले, गोलियां चलना, आतंकवादी हमले होना, लोगों का सड़क पे उतर आना, ये भी सब होगा। और जो प्राकृतिक आपदाएं हम लोग देख रहे हैं वो तो पूरा साल ही रहेंगी, क्योंकि मंगल का साल है। और मंगल प्राकृतिक आपदाएं लाएगा ही लाएगा, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है। भूमि का खिसकना, भूमि का हिलना, भूकंप का आना, ये सब चीजें होंगी आने वाले वक्त में। और दिल्ली एनसीआर भी इसमें आएगा भूकंप में, अगर भूकंप आया। क्योंकि ये जो भूकंप आ रहा है ये पूर्व से शुरू हो रहा है, लद्दाख वगैरह उधर से आ रहा है, तो इसका असर दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिलेगा। यानी आने वाला वक्त और डिफिकल्टीज वाला हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन अभी आपने कहा कि क्या ये ऐसा ही है कि अभी ये अगले साल इससे भी ज़्यादा टफ, एक ट्रेलर की तरह इसको हम देख रहे हैं और आने वाला वक्त और ज़्यादा कठिन हो जाएगा क्या? देखिए, अगला साल अगर हम न्यूमरोलॉजी करेंगे तो 1 नंबर पे आ जाएगा, और उसके जो राजा बनेंगे वो गुरु और मंगल बनेंगे। तो यहाँ पे हमें कौन प्रतिनिधित्व मिल रहा? अगेन सूर्य भी मिला, गुरु भी यहाँ पे आ गए और मंगल भी आ गए। लेकिन 2025 में स्पेशल बात क्या है कि नव के नव ग्रह चेंज हुए हैं। जबकि नेक्स्ट ईयर गुरु तो चेंज होंगे और भी ग्रह चेंज होंगे, लेकिन शनि चेंज नहीं होंगे। राहु केतु भी चेंज होंगे, साल के एंड में राहु केतु भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन शनि चेंज नहीं होंगे। हाँ, वो नक्षत्र चेंज करेंगे, लेकिन शनि चेंज नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम 2025 को देखते हैं तो यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा हैं 2026 के कंपैरिजन। 5 बड़ी भविष्यवाणी आप क्या कर सकती हैं अभी बचे हुए 6 महीने के लिए? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि भारत का जो कनेक्शन है वो पूर्वी देशों से अच्छे होने वाले हैं और पश्चिमी देशों से बुरे होने वाले हैं। अच्छा। तो आने वाले इन फ्यूचर में पश्चिम देशों से भारत को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी बच के रहना चाहिए। ये एक प्रेडिक्शन मेरी ज़रूर रहेगी। और जो पश्चिमी भारत है उस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी उपद्रव मच सकता है। जैसे बंगाल साइड है अगर, तो बंगाल में भी उपद्रव मचेगा। और इस बार मैं बंगाल के लिए भी भविष्यवाणी करूंगी कि बंगाल में भी भाजपा सरकार आएगी और ममता जी कुछ नहीं कर सकती। अब उनके भी बर्थ चार्ट में कुछ भी नहीं बचा है, कोई राजयोग नहीं है उनके बर्थ चार्ट में अब आने वाली सरकार में। अभी मैंने उनकी बेटी की बर्थ चार्ट नहीं देखी है, क्योंकि उनका नाम भी आ रहा है सामने धीरे से, लेकिन ममता जी का बर्थ चार्ट में कुछ नहीं बचा, तो वो कुछ ज़्यादा सरवाइव अब नहीं कर पाएंगी। और इनफैक्ट उनकी हेल्थ पर भी अब माइनस इम्पैक्ट दिख रहा है। तो बंगाल में भी मुझे लगता है कि अब मोदी जी का करिश्मा चलेगा। यानी उनकी कुंडली का इम्पैक्ट सिर्फ बिहार तक नहीं, देश के कई हिस्सों तक पहुंच ही रहा है। वो हम देख भी रहे हैं कि चाहे देश है चाहे विदेश है, वो उनको पसंद करता है, उनकी नीतियों को पसंद करता है। और इसमें डाउट नहीं है कि जब से वो आए हैं उन्होंने बहुत से अच्छे चीज़ों पर भी काम किया।
जैसे कश्मीर आंदोलन पे जो उन्होंने डिसीजन लिए, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी पर जो उन्होंने डिसीजन लिए, वो बहुत अच्छे हैं। उनकी महिलाओं के लिए बहुत अच्छे, जिनकी मैं बहुत सराहना करती हूँ कि ये होना चाहिए था, क्योंकि हमें सुन के बुरा लगता था, तो वो तो सहती थी, है ना, तो उनको कितना बुरा लगता हो। अच्छा, पीएम की लीडरशिप चलने कब तक वाली है? पीएम की लीडरशिप कैसे आप सोच सकते हो कि नहीं चलने वाली है? वो एक क्रिएटिव माइंड के वो है, तो हाँ, चलेगी बिल्कुल। लेकिन फिर इंडिया में एक एज भी तो है ना, पर्टिकुलर रिटायरमेंट। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, सितंबर में वो 75 कंप्लीट करेंगे और 76 उसमें लगेंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको हिलाने के लिए आगे आएंगी। मुझे नहीं लगता उनको वो हिलने वाले हैं, क्योंकि उनका जो डाउनफॉल शुरू हो रहा है वो 2026 के एंड से आ रहा है। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो कहीं जाने वाले हैं। अभी 2025 में उनको कोई नहीं हिला सकता, और उनकी इस देश को अभी ज़रूरत भी है। अगर उन्हें हिलाया भी गया तो उसका खामियाजा हमारा देश भुगतेगा भी। तो मुझे नहीं लगता वो जाने वाले। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि सीएम योगी की कुंडली भी कुछ चमत्कार कर सकती है, यूपी से बाहर योगी जी का बर्थ चार्ट नो डाउट बहुत अच्छा है, और वो एज अ इंसान भी बहुत अच्छे हैं। और मैं सच बता रही हूँ, मैं मोदी जी से ज़्यादा अगर प्रशंसा करती हूँ तो मैं योगी जी की करती हूँ, और पसंद भी उनको ज़्यादा करती हूँ। तो योगी जी का बर्थ चार्ट अच्छा है, लेकिन उनके विरोधी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो अंदर ही है। तो मुझे नहीं लगता कि वो विरोधियों से निकल कर इतना बाहर, क्योंकि उनके साथ जो विरोधी है ना, वो पीठ पीछे बैठे हुए हैं, सामने नहीं है। योगी जी सामने वाले विरोधियों से तो लड़ लेते हैं, बुलडोजर चला देते हैं बट पीठ पीछे वाले विरोधियों का आप क्या करोगे? वो उनके बर्थ चार्ट में मुझे इतना डोमिनेटिंग नहीं लगता। गृह मंत्री कुछ चमत्कार करने वाले, उनके सितारे क्या कह रहे हैं? और बिहार इलेक्शन में भी ले लेते हैं उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, वहां पर क्या इम्पैक्ट नजर आता है? हमारे गृह मंत्री जी के लिए तो मैं कहूँगी, उनके भी बर्थ चार्ट में योग अब समाप्त होने का समय आ गया। तो उनके सितारे इस समय बहुत ज़्यादा चमक नहीं रहे हैं जो कुछ जलवा दिखा पाए, क्योंकि अभी हमने बिहार इलेक्शन में देख रहेंगे कि चाहे सीतामढ़ी का मंदिर का वो हो ना हो, जो प्रॉमिसेस वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो कुछ कमाल कर पाएंगे। यहाँ पे पूरा अगर मैं बिहार इलेक्शन पे अगर किसी की कुंडली स्ट्रॉन्ग देखूँ तो वो मोदी जी की मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जो कमाल कर सकते हैं। नीतीश जी की कुंडली में ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है, लेकिन कुछ खास बचा नहीं है, क्योंकि हेल्थ और मानसिक हेल्थ उनकी दोनों डगमगा रही है। यानी अगर आप भुक्ति चार्ट उनका देखते हैं तो उनका चंद्रमा और उनका लग्नेश, चंद्र कुंडली और लग्नेश कुंडली दोनों के ही वो टाइम खत्म हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश जी कुछ करने के लायक शायद हैं या कुछ बड़ा पद ले पाएंगे। हाँ, लेकिन उनका जो कहते हैं ना, एक उनका ग्राफ एक बहुत अच्छा बना हुआ है, जनता उन्हें पसंद करती है, वो कुछ पब्लिक तो उनको वोट करेगी उनकी पार्टी को। अच्छा, एक बात बताइए, अब जब वापस से बिहार इलेक्शन का जिक्र हो ही गया है, राहुल गांधी के सितारे क्या कह रहे हैं बिहार इलेक्शन को लेकर? देखिए, मैं ये बहुत क्लियर बोल चुकी हूँ, जो गांधी फैमिलीज हैं वो श्रापित फैमिली है। जब आपने गौ रक्षा आंदोलन में गौओं को मरवा दिया, साधु संतों को मरवा दिया, तो वहाँ पे उनके जो लीडर थे, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, साधु महात्मा थे, उन्होंने बहुत क्लियर कहा था कि तुम साधुओं के श्राप से मुक्ति शायद पालो, लेकिन तुम गौ माता के श्राप से मुक्ति नहीं पा सकते हो, क्योंकि मनुष्य जन्म से पहले जो हमें जन्म मिलता है वो गाय का होता है, और गाय का जन्म इतना शुद्ध माना गया क्योंकि उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वो माना गया बस। और उसी के बाद जो पहला जन्म मनुष्य का जातक लेता है, वो कहता है वो बहुत इनोसेंट होता है, उस समय उसको नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो एक बालक की तरह जन्म ले रहा है जिसके लिए कुछ प्रॉफिट या लॉस नहीं है। अब वो सीखता है कि हमें कहाँ पे घमंड दिखाना है, कहाँ पे जिद करनी है, कहाँ पे लालच करना है। तो सारे जो द्वेष है, जो सारी इंद्रियों की जो बुरी एक्टिविटीज़ है, वो तभी उसमें आती है। तो गौ हत्या का पाप समाप्त नहीं किया जा सकता। और आप देख रहे हैं, आप उनकी फैमिली में जब से ये हुआ उसके बाद से अगर आप ग्राफ उनका देखें तो वो गिरता ही जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी श्राप ऐसे तो काम करेगा नहीं, वो धीरे धीरे ही काम करता है। और राहुल गांधी जी के लिए आप एक चीज़ बताइए, एजुकेशन अच्छी है, सब अच्छा है, क्या वो नेता बनने के लायक आपको लगते हैं?
जो उनकी कुंडली पे भी नहीं लगता और उनको सुन के भी नहीं लगता। मतलब सुन के वो वाइब नहीं आती कि ये हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ हो सकते हैं, तो वो वाइब्स ही नहीं आती। लोग उन्हें पसंद करते होंगे कुछ लोग, लेकिन मुझे उनको सुन के कभी ऐसा नहीं लगा कि ये इनमें नेतृत्व करने की क्षमता है। जो मोदी जी को सुनने में लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं, ये जो बोल रहे हैं ना ये कर सकते हैं। तो राहुल जी की कुंडली में मुझे कुछ खास मिला नहीं कभी। लेकिन प्रियंका गांधी भी तो काफी एक्टिव हो गई है ना। उनकी कुंडली राहुल जी से तो अच्छी है, नो डाउट। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री कभी बन पाएंगे, या उनकी फैमिली से अभी जो नाम हमारे सामने है वो बन पाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो यूपी से तो कांग्रेस खत्म ही हो चुकी है लगभग। अब फिर बिहार में भी अगर आप कुंडली देख रहे हैं तो फिर मतलब यहाँ भी फिर कांग्रेस का फिर वही हाल रहने वाला है क्या? बिल्कुल, कांग्रेस अब आपको दिख कहाँ रही है। हाँ, और जहाँ पे भी जीती हुई है वहाँ पे मैं कहूँगी बंगलामुखी का आशीर्वाद था। एक उन्होंने हवन कराया था राहुल गांधी ने जाके, और वो कहते हैं ना कि वहाँ पे जो चला जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है। बस वही एक उनसे जुड़ा है, क्योंकि वहाँ पे भी फेस राहुल गांधी का नहीं था, वहाँ पे उस जगह के नेता का भी कुछ फेस था। तो मुझे लगता है वो कमाल कर गया, अदरवाइज राहुल गांधी की कुंडली कमाल नहीं कर सकती। तो अगर ये गांधी परिवार से बाहर कोई फेस पार्टी का बनाए तो आपको लगता है कि फिर चमत्कार हो सकता हाँ, है? फिर हो सकता है, लेकिन वो बनाएंगे ही नहीं ना। क्योंकि ये तो वो वाली पार्टी है कि हमारा ही बच्चा संभालेगा हमारा वो, तो कहाँ बनाएंगे वो लोग? आपको लगता है बनाएंगे? कभी नहीं बनाएंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे तो काफी इस वक्त जिम्मेदारियां संभाल ही रहे हैं, तो उनका कुछ असर दिख रहा है बिहार के इलेक्शन में? बिहार में बहुत क्लियर है, मैं बहुत क्लियर हूँ, चाहे कोई हो या ना हो, कि बिहार में भाजपा ही आने वाली है, नो डाउट। मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई शक है। अच्छा, अखिलेश यादव भी अभी थोड़े से एक्टिव हो गए हैं देश की राजनीति में, उनकी कुंडली क्या कहती है? अखिलेश यादव जी का बर्थ चार्ट नो डाउट स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप उनको सुनते हैं तो वो लॉजिकली बात भी रखते हैं। लेकिन अभी तो कुछ कमाल नहीं करने वाले, क्योंकि आने वाले 2027 की यूपी इलेक्शन में भी इनका कमाल तो होगा, इनका जादू तो चलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी कहना बहुत अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि बहुत टाइम बचा है। तो हमारे सामने कुछ पर्टिकुलर नाम भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन योगी जी और इनके लिए अगर कुंडली को देखा जाए तो मुझे लग रहा है भाजपा दोबारा रिपीट ही करेगी, ये आने तो नहीं वाले। अच्छा, अभी यूपी में वापस नहीं आने वाले। क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन में तो इन्होंने काफी कुछ अच्छा किया इस बार। करते हैं, हाँ, लॉजिकली बात भी करते हैं, सोचते भी हैं, हाँ, बट कोई कमाल अभी, क्योंकि अभी मेरे सामने फेसेस भी नहीं है ना, अभी जो हैं वही फेसेस तो आपके सामने हैं, तो उनको देख के तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ कर पाएंगे। ओके, यानी अभी यूपी तक ही थोड़ा सा सीमित। और मैं यूपी से ही बिलोंग करती हूँ, और जब इनकी पार्टी थी तो मैं ये बहुत क्लियर हूँ कि वहाँ की स्त्रियाँ सेफ नहीं थी। वहाँ पे जो सरकारी टीचर्स जो दूर दूर गाँव में थी वो बहुत डरती थी जाने में, और उनको लगता था कि ये जॉब छोड़ दूँ लेकिन जाऊँ नहीं। मतलब इतना डर, इतना खौफ उस समय की स्त्रियों में था, जो अब नहीं है। ये बहुत क्लियर है, क्योंकि हमारा फ्रेंड सर्कल है, किसी की जॉब लग गई गवर्नमेंट टीचर में, वो जाने से डरती थी। तो सरकार ने कुछ गलतियां तो की हैं जो स्त्रियां इतना डर रही हैं, क्योंकि ये तो मेरे साथ, मेरी फ्रेंड सर्कल के साथ है। अभी तो वो बात बता रही हूँ जो मेरे सिर्फ फ्रेंड सर्कल में, अभी बाहर निकलने पर हमें कितनी गलतियां और दिखाई पड़ेंगी। ये तो मैं भी बिलीव करती हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि मैंने भी पहले यूपी को देखा है। मैं खुद यूपी से ही हूँ और अभी हम नोएडा में रहते हैं। हाँ, तो हम खुद देख भी रहे हैं कि आज आप रात के 12 बजे निकल जाइए, 1 बजे निकल जाइए, आपको टेंशन नहीं होगी। और ये पूरा कॉलेज और जॉब का हब बन चुका है नोएडा। और आप देखिए लड़कियां 2-2 बजे अकेले घूम रही होती हैं, आती हैं, जो नाइट जॉब्स में है या सुबह अर्ली मॉर्निंग आ रही है, वो आ रही है। कोई डर वाली ऐसी बात है नहीं, अभी तक कोई ऐसा मुझे वो सुनने को भी नहीं मिला है। तो मुझे लग रहा है बहुत सेफ है, और ये सिर्फ योगी जी की वजह से। और मैं योगी जी को आपके चैनल के थ्रू बोलना चाहूंगी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई विश आप जल्दी उनसे मिले भी। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो वो डिसीजन लेते हैं चाहे बुलडोजर चलाने का, वो बहुत सही है कि जो गलत है वो हटाओ, जो सही है वो रखो। और देखिए हमने अभी क्या देखा कि राहुल गांधी जी कहीं टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं हिंदुओं के साथ खाना खाते नजर आ रहे हैं, तो कहीं मुस्लिमों के साथ खाना खाते नजर आ रहे हैं। देखिए आपका चरित्र बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं
तो वो ये नहीं कहते कि मैं मुस्लिम्स के साथ बैठ के कुरान भी पढ़ लूँगा। जो मेरा धर्म है, जो मेरा चरित्र है, वो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं आपका नेता हूँ, इसलिए आपको साथ में रखूँगा, आपका साथ भी दूंगा, लेकिन आप कहो कि मैं आपके उसमें ढल जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो अपना चरित्र भी स्ट्रांग होना चाहिए। मैं कहती हूँ आप किसी भी पार्टी के हो या किसी भी धर्म के हो, आपको अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ तो हूँ, इसमें बुराई क्या है, क्यों मैं कुरान पढूं। और कुरान पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे दिखावे की जरूरत क्या है? ये मेरा चरित्र है कि मुझे दिखावे की जरूरत नहीं है। अगर आज लोग मुझे कहते हैं कि आप साध्वी बन जाओ, ये बन जाओ, मैं कहती हूँ ये थोड़े दिन के लिए हो सकता है, क्या मैं इसको मेंटेन कर पाऊंगी? तो दिखावा थोड़े दिन के लिए होता है। जो योगी जी के चरित्र में दिखता है कि उन्होंने नौटंकी नहीं करी कि मुस्लिम समाज मेरे साथ आ जाएगा, मैं टोपी पहन के उनके साथ बैठ जाऊं, उन्होंने नौटंकी नहीं करी। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो समाज में एक उनका मैसेज जा रहा है कि आप अपने चरित्र के धनी होने चाहिए, ना कि अखिलेश यादव की तरह कभी इधर तो कभी उधर होने चाहिए। राहुल गांधी भी तो यही करते हैं, कभी टोपी पहन के नजर आ जाते हैं तो कभी मंदिर में चंदन का तिलक लगा के नजर आ जाते हैं। अरे आप जो हो वो दिखाओ ना, दुनिया वो दिखाओ समाज को, तो समाज आपको पसंद करेगा। समाज ऐसे दोगले लोगों को क्यों पसंद करेगा जो कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं? इसका मतलब आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो। तो ये योगी जी की बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग भारत पे और चीज़ों के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि धार्मिक स्थानों में भी बहुत बड़े बड़े दिक्कतें आने के चांसेस बन रहे हैं। यानी जो हमारे धार्मिक मंदिर हैं, जो हमारे धार्मिक स्थान हैं, वहाँ पे भी उपद्रव के चांसेस इस समय बनेंगे, क्योंकि जो ग्रहण पड़ रहे हैं सितंबर में, वो बहुत सारे उपद्रवों को लेकर के आ रहे हैं, जो सामाजिक भी हैं और साथ ही साथ जो जलवायु से संबंधित, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित भी जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक चीज़ होने के चांसेस बनेंगे और बड़े बड़े नेताओं के पोल खुलेंगे, उनको कष्ट मिल सकते हैं, जेल यात्रा हो सकती है, या हेल्थ के कारण हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। जो बड़े बड़े नेम होंगे, चाहे वो बड़ा नाम राजा नेताओं में हो या कोई ऐसे ही बड़ा नाम हो, ये सब होगा। स्कैंडल्स तो बाहर आएंगे ही आएंगे। अच्छा, पीएम की हेल्थ अभी किस तरीके की रहने वाली है, थोड़ा आने वाले वक्त को लेकर? पीएम जी का अभी तो मुझे ये 3-4 महीने कोई डाउनफॉल नजर नहीं आ रहा है, तो मुझे लग रहा है अभी तो ठीक चल रही है। और गृह मंत्री? हाँ, उनका तो है, गृह मंत्री जी का तो हेल्थ इस समय डाउन है बहुत ज़्यादा, और उनका डाउनफॉल वाला टाइम भी शुरू होने वाला है। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो बहुत बड़ा कुछ कमाल अब कर पाएंगे। अच्छा, अभी वैसे तो बीजेपी के जो अध्यक्ष वो जेपी नड्डा ही हैं, अभी आपको लग रहा है आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस नज़र आते हैं? चेंजेस बहुत बड़े बड़े होंगे, स्पेशली हमारी भाजपा सरकार में ही, लेकिन कोई बड़ा नाम जो अभी हम ले रहे हैं उसमें से कोई हटने नहीं वाला है, तो ऐसा कोई बड़ा चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि बीच में उपद्रव बहुत मचेगा हमारे जो छोटे नेता हैं उनके द्वारा। हो सकता है वो पार्टी को छोड़े और कुछ नेता इस पार्टी को दोबारा ज्वाइन करके कुछ बड़े पदों पर बैठे, ये जरूर होगा। अभी जुपिटर, आद्रा नक्षत्र, सूर्य आद्रा नक्षत्र, तो ये जो आगे आने वाले जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, और जो वार्षिक कुंडली मैंने मोदी जी की बनाई है जो 17 सितंबर को तैयार होगी, ये जो वार्षिक कुंडली तैयार होगी इसका फल भी 17 सितंबर के बाद से मिलेगा। तो जो वार्षिक कुंडली है वो ये कहती है कि मोदी जी रुकने नहीं वाले और आगे बढ़ने वाले हैं। कोई कुछ भी कहे, ये 75वां साल है, उनको हटना पड़ेगा या लॉ चेंज करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो आगे ही बढ़ने वाले हैं, चाहे वो कैसे भी आगे बढ़े, उनको पद से आगे किया जाए या कैसे भी, लेकिन वो राजनीति से कहीं जाने नहीं वाले। उनकी राजनीति, उनका जो आकर्षण है वो अभी चलेगा, वो जादू दिखाएगा। दूसरा, जनवरी के बाद हमारे जो संविधान में या भारत सरकार में बहुत से बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे और उथल पुथल भी होगी। तो जनवरी के बाद थोड़ा सा विद्रोह मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। योगी जी केंद्र में आएंगे, तो अब अगर हम देखते हैं यूपी सरकार में, तो वो केंद्र में दिखते हुए नजर आएंगे। तो फिर तो यूपी में मुझे लगता है फिर कोई बड़ा फेस या फिर चेंज आएगा यूपी युवा में, कोई फिर से आपको दिखेगा नया। अब ये जो टाइम चल रहा है ना, ये युवाओं का चल रहा है। चाहे हम ये इस साल की बात करें या 2026 के राजा गुरु और मंत्री मंगल की बात करें, तो युवा जो चेहरा है वो आगे आएगा। और इसके इलेक्शन 27 में है आई थिंक, तो 27 में बहुत बड़े चेंजेस वैसे भी हम देख चुके होंगे।
मुझे लग रहा है कि योगी जी का जो परिवर्तन है वो बहुत जल्दी हो जाएगा और वो केंद्र में हमें दिखेंगे। दूसरा, बवाल, दंगे, आतंकवादी हमले होंगे ही होंगे, ये बहुत क्लियर है। और जो अभी ग्रहण पड़ेगा उसके आसपास तो ये होने के चांसेस बन जाएंगे। यानी ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये तीनों मंथ बहुत ज़्यादा डेलिकेट रहने वाले हैं। तो ये जो आप ग्रहण बोल रहे हैं, ये क्या डिफिकल्ट होने वाला है क्या इंडिया के लिए? जी हाँ, आपने पिछला अभी ग्रहण देखा, कितना बड़ा भूकंप आया था, है ना? शनि भी चेंज हुआ था, भूकंप भी आया और ग्रहण भी लगा था। और ऐसे ही सितंबर में 2 ग्रहण दोबारा लग रहे हैं, चंद्र भी और सूर्य भी। तो ये वाला जो समय आता है ये सेंसिटिविटी से भरा हो जाता है। ओके। और इसका असर कहाँ पर दिखने वाला है देश? प्राकृतिक आपदाओं में और दंगों में। अच्छा। तो सांप्रदायिक दंगे हो या आतंकवादी हमले हो, ये सब होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि विद्रोह अंदर से भी आएगा और बाहरी देशों से भी हमें क्षति पहुंचेगी, पड़ोसी देशों से। लेकिन भारत का ये जो साल है, ये वाला जो साल है 2025 का, यहाँ पे जो पड़ोसी देश है ये इनके लिए अच्छा टाइम नहीं है। अगर वो आतंकवादी हमले करते हैं तो इसका नुकसान हमें नहीं होगा, उन्हें ज़्यादा होगा। यानी हो सकता है कि वो हमारे शायद 20-50 लोगों को फिर से मारे, लेकिन इसका खामियाजा उनके 100 लोगों से लिया जाएगा। लेकिन मैं यही कहूँगी, अभी भी चाहे हमारे जाएं या उनके जाएं, जाते तो नॉर्मल लोग हैं जिनकी इसमें कोई भागीदारी नहीं होती है, जो गलत भी नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि आतंकवादी हमलों से अभी हमें थोड़ा सा हमारा दिल और जल्द दहलेगा आने वाले समय में, और जन आंदोलन भी इस समय देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी से हो, क्योंकि अभी हम भविष्य मालिका की भी जैसे मैंने बात की थी, तो बंगाल की खाड़ी से भी बहुत बड़ा जल से संबंधित तूफान आने के चांसेस बनेंगे। और बंगाल का जो, अगर आप बर्ड चार्ट की बात करते हो तो बंगाल का इस समय टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। बंगाल की जनता के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आतंकवाद वहाँ पे भी बहुत फैलेगा, वहाँ पे भी सांप्रदायिक दंगे होंगे, गरीबी बहुत आएगी, क्योंकि अब आप देख रहे हो बाढ़ अगर आती है तो गरीबी तो बढ़ेगी। और वहाँ की कंडीशन वैसे भी बहुत ख़राब है, क्योंकि हम लोग जब सोशल एक्टिविटीज़ देखते हैं तो हम सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं, बंगाल की स्त्रियों को बेचा गया है सबसे ज़्यादा। अगर आप सर्वे कराओगे तो वहीं की लेडीज सबसे ज़्यादा वो होती हैं। तो वहाँ अब बदलाव की बहुत बड़ी ज़रूरत है, मुझे लगता है, बंगाल को लेकर के। और बंगाल का समय इस समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है। और अगला जो ग्रहण आने वाला है उसमें बड़े पैमाने पर बहुत बड़े बड़े विवाद आप देखोगे कि कांग्रेस ही क्वेश्चन मार्क बहुत बड़े बड़े उठाएगी, जबकि कर कुछ भी नहीं पा रही है, ना वो भारत के लिए ना जनता के लिए, लेकिन वो बड़े बड़े विवादों में हम लोगों को फंसाने की कोशिश करेगी, हमारी सरकार को फंसाने की कोशिश करेगी। तो अभी बहुत सी चीज़ें होनी बहुत बाकी हैं। तो ये सब अभी हम देखेंगे। और भूकंप मैं ज़रूर फिर से बोलूँगी कि अभी आएगा, जो दिल्ली एनसीआर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, ये सब में इम्पैक्ट डालेगा। पंजाब इसमें भी इम्पैक्ट डालेगा। अच्छा, आने वाला वक्त ये किस राज्य के लिए सबसे ज़्यादा भारी रहने वाला है? पंजाब, गुजरात, बांग्लादेश और बिहार के लिए भी कह सकती हूँ, क्योंकि दंगे तो होंगे नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। ये जो इलेक्शन है बहुत इजी नहीं रहने वाले। लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल समय नहीं है बिहार का, जबकि पंजाब के लिए, गुजरात के लिए और बांग्लादेश के लिए बहुत टफ समय है ये। तो ये जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा डिफ़िकल्टीज। जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान अभी एक्टिविटी करेगा। क्योंकि आपने ये वाले आतंकवाद में देखा, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आज तक किसी धर्म को पूछ के उन्होंने किसी को मारा नहीं था। इस बार ऐसा क्यों किया गया? दैट मीन्स कुछ बोला जा रहा है, कुछ समझाया जा रहा है, कुछ एक अलग सी गणना की जा रही है। तो मुझे लगता है ये फिर होगा, क्योंकि सारी प्रॉब्लम मोदी जी से है, सारी प्रॉब्लम हिंदूवाद से है ना? तो ये फिर होगा। उनको भारत को कुछ नहीं दिखाना, उनको दिखाना है मोदी जी को और हिंदुओं को। तो ये फिर से होगा, क्योंकि ये तो एक स्पेशल, ये तो एक दूषित मानसिकता है ना, तो ये तो फिर से होगा ही होगा। तो कौन सा महीना सबसे ज़्यादा टफ रहेगा इनमें? अगेन सितंबर, क्योंकि जनवरी में भी हमें सितंबर मिल रहा है, अक्टूबर, नवंबर। सितंबर तो होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और नवंबर भी।
यानी सितंबर से नवंबर के बीच में दिक्कतें ज़्यादा हो सकती दिक्कतें ज़्यादा हैं। और फिर है दिसंबर ऑफ लास्ट वीक और जनवरी, ये भी समय आतंकवाद या कुछ ऐसे हमले हो सकते हैं, या कोई हवाई दुर्घटना हो सकती है, कुछ बड़ा उस समय भी होगा। क्योंकि इस समय आप देखिए ना कि राशियां, वायु तत्व की राशियां एक्टिवेट है और जल तत्व की राशियां एक्टिवेट है, तो ये दोनों चीजें, घटनाएं तो हो रही हैं। दूसरा, अगर मंगल को हम देखते हैं तो मंगल है आतंकवाद, दुर्घटनाएं, ठीक है। मंगल है एक्सीडेंट्स, ये तो होगा ही होगा। भूस्खलन, भूकंप का आना, तो ये तो साल ही भूकंप का है। छोटे मोटे भूकंप हमें सुनने को आए दिन मिलते रहेंगे। जैसे हम जापान में अब एक हैबिचुअल हो चुके हैं ना, भूकंप आते हैं तो सुनने को मिलते रहते हैं, तो लोग इतना ध्यान भी नहीं देते। तो ये साल तो वो है कि भूकंप सुनते रहेंगे हम लोग। एक चीज और आपको बोलना चाहूंगी, इस साल जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो मुझे लग रहा है, जहाँ पे जनता शायद सड़कों पे आए, वो कोई रेप कांड भी हो सकता है। क्योंकि इस साल हमने स्त्रियों को, देवियों को आगे आते भी हम देख रहे हैं। चाहे हमने पाकिस्तान अभी सिंदूर, उसमें हमारे ऑफिसर्स को देखा, या बहुत सी जगहों पर, या बहुत से ऐसे कांड भी देखे, तो कुछ मुझे इस बार ये भी एक डाउट लग रहा है, कोई रेप कांड भी बहुत हाईलाइट रह सकता है, जहाँ पे लोग, जनता सड़कों पे उतरे देश के अंदर। हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखिए, साल सूर्य का है और सूर्य भाजपा का, जो भाजपा जो पार्टी है वो सूर्य से बनी हुई है, ठीक है। अगला जो साल है वो गुरु का है, तो गुरु भी बहुत स्पिरिचुअल है, ज्ञान के देवता, सूर्य भी बहुत स्पिरिचुअल है। तो ये तो बिल्कुल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए कहना चाहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी आगे बढ़ेगी। और आपने देखा कि ये एआई का युग आ रहा है। एआई के युग में हमने बहुत से चेंजेस देखे, और अभी कुछ टाइम के बाद जब बुध अस्त होंगे, फिर से मार्गी होंगे, बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी, तो एआई एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेगा। अभी हमारे पास आईफोन है और हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं। अभी फ़ोन का पूरी इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी। अभी भी हमारे बच्चे हमसे अच्छा फ़ोन चला लेते हैं, जो हमें चीज़ें नहीं पता होती वो भी हमें उनसे पूछनी पड़ती, ये नहीं हो रहा बेटा, इसको देख लो। अभी जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी वो तो हमारे लिए और डिफ़िकल्ट होंगी। तो मुझे ये लगता है कि ये जो युग परिवर्तन हो रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मंगल का साल हर 9 साल के बाद आता है, हर 9 साल के बाद कुछ चेंज होता है क्या? नहीं होता है। इस साल क्या चेंज बड़ा था? पहले तो अगर आप 100 साल का ग्राफ उठाएंगे तो एक ही ग्रह, ना राजा रहा है ना मंत्री रहा है, हमेशा राजा कोई और होता है, मंत्री कोई और होता है। तो इस साल ये भी स्पेशल बात थी कि सूर्य ही मंत्री था, सूर्य ही राजा था। दूसरा, इस साल नव के नव ग्रह चेंज हुए, क्योंकि शनि तो 2.5 साल बाद ही चेंज होगा, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता हर साल। और इस साल शनि, राहु केतु, गुरु, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र सब चेंज हुए। ये स्पेशल था। दूसरा, अगर हम देखें तो गुरु जब जब अतिचारी होते हैं, कभी वो 4 साल के लिए हुए, कभी वो 6 साल के लिए हुए, तब वो प्रॉब्लम्स लाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज का प्लैनेट ही अगर जल्दी चलने लगेगा तो ज्ञान पूरा मिलेगा किसको? और ये भी बात क्लियर है कि महाभारत काल में भी गुरु 7 साल के लिए अतिचारी थे, और इस बार तो 8 साल के लिए। तो लोगों में नॉलेज तो आएगी, नॉलेज तो मिलेगी, लेकिन अधूरे होने की वजह से वो चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान भी जहर के समान होता है। अभी जैसे पॉडकास्ट की बात की जाए, अभी पॉडकास्ट पूरा नहीं सुना जाएगा और टिप्पणियां पहले आएंगी। बिल्कुल। जबकि अगर वो पूरा पॉडकास्ट सुने तो उनको क्लैरिटी आएगी कि ये बोलना चाहती हैं या ये समझाना चाहती हैं, लेकिन वो छोटी सी क्लिप होगी और आपको उठा के वो कर दिया जाएगा। तो ज्ञान अधूरा बहुत बुरा होता है, और लोगों को कहूँगी आप जो भी सुन रहे हो, कम से कम उससे आप पूरा सुनो कि क्यों बोला जा रहा है, इसके साथ लॉजिक क्या है, कौन सा ऐसा ग्रह चेंज हो रहा है। तो मैं फिर से बोलूँगी कि गुरु जब अतिचारी हुए थे, धर्म युद्ध हुआ था, और ये जो समय है ये धर्म युद्ध का है। तो ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई पीक पे जाएगी और बढ़ेगी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो कलयुग है वो रिटर्न हो रहा है। अगर ऐसी मैं गई हूँ, और तो फिर यू टर्न जो होता है ना, ये यू टर्न का टाइम है, तो स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। अगेन हम देख रहे हैं भैरव मंदिर पूजा बहुत बढ़ रही है, दुर्गा जी की पूजा बहुत बढ़ रही है। आज से कुछ साल पहले कहाँ होती थी दुर्गा जी की और भैरव जी की पूजा?
और अगर आज से आप कई सौ साल पीछे जाओ तो भैरव जी की और दुर्गा जी की पूजा हो रही है, तो इट मीन्स ये यू टर्न का समय है। लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन बनेगी आने वाले वक्त में, आपको क्या लगता है भारत की भूमिका रहने कैसे वाली है? हम क्या एक मजबूत स्तंभ की तरह उभर कर ही खड़े रहेंगे? बिल्कुल। जो अगला साल है, जो गुरु का साल है, बिल्कुल ये वो कह रहे हैं ना, विश्व गुरु बनने का जो समय है वो 2025 से भारत का शुरू हो चुका है। और ये विश्व गुरु बनने की होड़ में ही आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आज भी ये स्तंभ बहुत मजबूत है। भले ही पाकिस्तान को कुछ भी लगता हो या ट्रंप को कुछ भी लगता हो, लेकिन आज भी भारत बहुत मजबूत है। लेकिन भारत बेवकूफ़ नहीं है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर है या हम लोग बहुत स्ट्रांग है तो हम लोग हमला कर दें। क्यों? क्योंकि जनता तो आम ही मारी जाएगी, जिनका कोई वो नहीं होगा। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी समझते हैं कि कुछ लोगों की बेवकूफ़ी के कारण हम सबको ख़त्म नहीं कर सकते। और ये एक ऐसा ही नेता समझ सकता है जो मानवता को मानता हो, जो प्रजा के हित में काम करता हो, क्योंकि अगर हम उनको मारेंगे तो हमारा भी कोई ना कोई तो जाएगा। तो ये प्रजा का हित है जो वो डिसीजन अच्छे लेते हैं और ऐसे एग्रेसिव भी होते हैं और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ाना नहीं होते हैं कि ख़त्म कर दो, हम तो बहुत स्ट्रांग बैठे, हमने अपनी मिलिट्री से बात कर लिया, सब कुछ बहुत बढ़िया है। उन्होंने बहुत स्ट्रांग और बहुत समझदारी से डिसीजन लिया, मुझे लगता है। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि मानवता भी है उनमें और प्रजा का ध्यान भी रख रहे हैं कि प्रजा भी तो जाएगी। भाई पंजाब का बॉर्डर है, राजस्थान बॉर्डर है, गुजरात बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर बॉर्डर है, यहाँ पे भी तो हमें दिक्कत देखने को मिलेगी। अच्छा, एक बात बताइए, लास्ट क्वेश्चन आपसे, चाइना के साथ हमारे रिलेशंस अब कैसे दिख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि चाइना रिलेशन बनाने के फेवर में कभी रहा है। मुझे लगता है वो हमेशा षड्यंत्र के फेवर में ही रहता है। तो मुझे चाइना के साथ भारत के कभी भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं लगे और ना ही कभी आगे लग रहे हैं। रूस के साथ फिर से बनते हुए नजर आ रहे हैं और बनेंगे, बिगड़ेंगे, ये होगा, लेकिन रूस हमारे साथ कभी षड्यंत्र नहीं करेगा, जबकि चाइना षड्यंत्रकारी देश है और उसके जो बर्थ चार्ट हमें मिला है वो भारत के लिए फेवर में नहीं है। ओके। क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, ये सब हमारे पड़ोसी देश है। इनसे जो हमें इम्पैक्ट मिल रहा है ये कभी भी अच्छा नहीं मिल रहा। और अभी प्रेजेंट में तो राहु चल रहा है यहाँ पर। तो राहु जहाँ पे चल रहे हो उन पड़ोसी देशों से हमें कुछ अच्छा इम्पैक्ट मिल जाए पॉसिबल नहीं है, ना बांग्लादेश से, ना पाकिस्तान से, ना चाइना से। तो ये तो अभी हमें बहुत चीज़ें दिखाने वाले हैं। अगर आप नेपाल की बात करते हो तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, और हमारे जो बॉर्डर लाइन्स हैं वो पूरब की तरफ पड़ता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि नेपाल कुछ ऐसा करेगा। क्योंकि अभी हमें खतरा पश्चिमी देशों से ज़्यादा। ओके। तो यानी कुल मिलाकर आने वाले 6 महीने थोड़े टफ ज़रूर रहेंगे, लेकिन हम उनसे बहुत इजीली बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल। और पूरे विश्व में एक मजबूत इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ेंगे। बिहार इलेक्शन में क्या हो सकता है ये तो काफ़ी हद तक मुझे भी क्लियर हो चुका है और आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू। अगले साल हमारी इकोनॉमी कमज़ोर होगी क्योंकि गुरु और मंगल पैसे के बारे में नहीं सोचते। सूर्य सोचता है पैसे के बारे में क्योंकि वो राजा है, उसके पास नेतृत्व है, तो वो पैसे को, हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा इस साल। अगले साल हमारी इकोनॉमी कमज़ोर होते हुए मुझे नज़र आ रही है। अगले साल? ओके। क्योंकि राजा गुरु बनेगा और गुरु लालची नहीं होता, वो कहता है कि जो सही है वो होना चाहिए। और मंगल का भी हम अगर नेचर देखते हैं तो वो भी लालची नहीं है। सेनापति को आपने कभी लालच में नहीं देखा, उसको तो बस इतना पता है वॉर करनी है, अगर आप मुझ पे अटैक करोगे तो मुझे आपको मारना है, बात खत्म। मुझे अपनी भूमि की, अपने एरिया की रक्षा करनी है, वो भूमि पुत्र है। तो मुझे लगता है अगले साल हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन जाएगी। ओके, यानी लेकिन एक नंबर होने की वजह से, क्योंकि सूर्य का एक नंबर भी आ जाएगा न्यूमरोलॉजी, तो सूर्य उसको भी बैलेंस कर जाएंगे, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी हम टॉप 5 में तो तब भी बने बिल्कुल। सबसे अच्छी बात यही है कि एटलीस्ट अगर हम ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए तो जिस जगह हम हैं वहां पर हम स्टेबल रहें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना प्रीशियस टाइम हम लोगों को दिया। थैंक यू सो मच आकांक्षा जी।